अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड किंगडम समवेयर। मैं सबसे पहले तो आपको आइडिया देना चाहता था कि मैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की इस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, नहर के ऊपर। और सुबह से पता नहीं कितने मील जो है मैंने इसके ऊपर वॉक कर लिया है विद माई बैकपैक ऑन माई साइड। लेकिन मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे कोई बेंच मिल जाए, कोई ऐसा छोटा मोटा, कोई कम से कम डस्टबिन ही मिल जाए जिसके ऊपर बैठ के मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन मुझे मिल नहीं सका, तो मैं घुटनों के बल बैठ के इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं और देखें कितनी देर तक करता हूं, क्योंकि कोई बहुत ये आसान काम नहीं है। अब सुबह से मैंने चूंकि बहुत सी फुटेज ली। पहले मैं एक जंगल में से गुजरा जहाँ छोटे छोटे बुक्स के ऊपर छोटे छोटे ब्रिजेस थे। फिर इस नहर के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग कश्तियों में ही रहते हैं और कश्तियों में ट्रैवल करते हैं। जो ब्रिटेन की पुरानी हिस्ट्री है यूनाइटेड किंगडम की, अब तो खैर उस तरह से नहीं रहा, लेकिन कैनाल के ज़रिए ट्रैवल करने का अक्रॉस ब्रिटेन बहुत ज़्यादा रवाज था। और उसमें लॉक्स का भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ नहर ऊपर नीचे होती है, उसका लेवल चेंज होता है, वहाँ लॉक्स के ज़रिए आप लेवल को बराबर करते हैं। अब तो खैर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग नहर से ट्रैवल नहीं करते, लेकिन इसकी तारीख़ में, जज़ायर बरतानिया की तारीख़ में नहर से ट्रैवल करने का बड़ा कॉन्सेप्ट था। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बोट्स में ही रहते हैं। मैं इनकी ज़िंदगी को देख रहा था, बहुत से लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। मैंने कोशिश की कि उनके इंटरव्यूज़ किए जाएँ, लेकिन वो इंटरव्यूज़ देना नहीं चाह रहे थे उसके ऊपर। बहुत से लोग विलिंग नहीं थे। तो लोगों से बात करके मैं बुनियादी तौर पे एक पर्सपेक्टिव आपके सामने लाना चाहता था, जो कश्तियों में लोग रहते हैं, कि कैसे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अक्रॉस द यूरोप मैंने देखा है कि लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, वो जो पाकिस्तान की तरह करोड़ों रुपए उनके पास नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और नेचर के करीब रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माशरे की साख्त इस किस्म की है कि वहाँ आपको अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बिकॉज़ वहाँ की सियासी हालात इस किस्म के हैं, सियासी, माशी, समाजी, कल्चरल हालात इस किस्म के हैं कि जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, आप सिक्योर महसूस नहीं करते। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जब मैं रहता था F7 F8 के अंदर, तो मैंने देखा था कि हर दूसरा घर जो है उसके पास, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के गार्ड्स रखे होते थे। दो गार्ड्स होते थे उनके, 8-8 घंटे की उनकी शिफ्ट्स होती थी। लोग अपनी गाड़ियों में SUV के अंदर, उनके आगे एक गार्ड्स वाली SUV चल रही है, ये अंदर ही गार्ड बैठाया हुआ है। और कई दफ़ा लोग मुझे वहाँ पर भी पाकिस्तान में कहते थे कि जी आपके पास कोई मिलने आता था कि आपके पास कोई गार्ड नहीं है। तो मैं उनको कहता था कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो उसको है जिसके पास गार्ड्स हैं। गार्ड्स होने का मतलब है कि आप ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। बहरहाल मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की तरफ आता हूँ, जहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास हैं। अच्छा, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैंने देखी, जैसे अभी जो शख्स यहाँ से गुजरा जिसके पास 2 कुत्ते थे। ब्रिटेन में अक्सर जगहों पे कुत्ते, आप कह रहे हैं कि 50-70% कुत्ते ऑन लीश नहीं होते। कुत्ते लोगों के साथ चलते हैं, दौड़े होते हैं। जबकि अमेरिका में मैंने कभी कोई कुत्ता बगैर लीश के देखा ही नहीं है। वैसे भी मैंने यूरोप में ट्रैवल करते बात देखी है कि जितनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, वो यूरोप में नहीं है। हालांकि ब्रिटेन बहुत स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट है, लेकिन अमेरिका का कोई मुकाबला जो है नहीं। अमेरिका में बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट है। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसलसल किस्म की इंटरप्शंस यहाँ पे डिफरेंट किस्म की हो रही हैं और मेरे पास वक्त इतना जो है वो नहीं है। तो मैं यहाँ से निकल के किसी कॉफ़ी प्लेस की तलाश में हूँ, जहाँ चल के मैं पाकिस्तान की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ निजात पाकिस्तान के हवाले से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन की बात उन्होंने की है कि 4 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो मैं उसको कैसे देखता हूँ, उस पर मेरा क्या एनालिसिस है। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर रही हैं, जहाँ शेख हसीना ने अब खुल्लम खुल्ला उनकी तरफ से हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग में ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई हैं वो दर हकीकत अमेरिका ने की है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने की हैं। उसकी बहुत सी स्ट्रेटेजिक वजूहात उन्होंने बताई हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने के मुख्तलिफ रास्ते यहाँ पे ढूंढ रहा है, ताकि जो पॉलिटिकल स्पेस, स्ट्रेटेजिक स्पेस इंडिया की लूज़ हो गई है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की बांग्लादेश में, उसे रीगेन किया जाए। इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे अमेरिका और चीन, जो दूसरी 2 बड़ी ताकतें हैं उस इलाके की। जिक्र तो बेचारे पाकिस्तान का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। उस पर मुझे एक लतीफ़ा बहुत ज़्यादा मुझे याद आता है एक ज़माने में, शेर का और चूहे वगैरह। लेकिन और इसी तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं उन सब चीज़ों की बात करता हूँ, ज़रा एक कॉफ़ी प्लेस तक पहुँचूँ। जी, अब आते हैं हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि की है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, जिसमें महमूद खान अचकज़ई के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर जनाब असद कैसर साहब तशरीफ़ रखते थे अब से चंद घंटे पहले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी गैर मामूली अहमियत है
और गैर मामूली अहमियत यही, वैसे तो इसमें 3 इश्यूज़ उठे हैं। इसमें 14 अगस्त के हवाले से बात की गई है, इसमें तहरीक इंसाफ के एक जलसे के हवाले से बात की गई है, और इसके अंदर लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उठी है वो ये है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए 4 महीने की, और उसे शाहिद खाकान अब्बासी की तरह की कोई न्यूट्रल शख्सियत जो है, काबिल एतबार शख्सियत जो है, वो इस इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट को हेड कर सकती है। और इस तमाम जमातों की नेशनल गवर्नमेंट का मकसद ये होगा कि आप पाकिस्तान में एक नए सिरे से इंतखाबात करवाएं। इससे पहले कि मैं नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चलूँ, मैं थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि महमूद खान अजगज़ई साहब ने 1-2 और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि 14 अगस्त की निस्बत से उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से जो आज़ादी हमने हासिल की वो इसलिए नहीं की थी कि हमें सड़कें, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। इसमें जो इम्पीरियल हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की सरकार जो थी, वो हमारे से बहुत बेहतर थी। आज़ादी का मकसद ये था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों को अपनी ख्वाहिशात के एतबार से उन्हें शेप कर सकें और अपने फ़ैसले ख़ुद से कर सकें, और उनकी एक अपनी सॉवरेनिटी हो और उनकी अपनी एक सुप्रीमेसी हो आवाम की। और फिर उन्होंने कहा कि यही वो सुप्रीमेसी है आवाम की और सॉवरेनिटी है जिसके लिए इमरान खान खड़ा है, जिसे मुफ्त में इतना ज़्यादा डिमोनाइज़ कर दिया गया। महमूद खान अजगज़ई ने यह भी कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको बहुत ही गैर मामूली अहमियत दे दी गई है। पाकिस्तान में 9 मई एक हादसा और सानिया है, और इससे पहले भी बहुत से ऐसे हादसे और सानहे हुए हैं जिनकी तह तक कभी भी पाकिस्तानी कौम नहीं पहुंच सकी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और उनको जो कत्ल किया गया जुडिशल तरीके से, उसकी तरफ इशारा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन है उस पर, और उससे पहले मुर्तज़ा भुट्टो, उन्होंने कहा किसी भी वाक़े की तह तक पाकिस्तानी कौम नहीं पहुँच सकी। मतलब उनका कहने का था कि 9 मई के वाक़यात पर भी बहस होती रहेगी लेकिन इसकी तह तक हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। उनके साथ ही असद कैसर साहब थे जिन्होंने कहा कि 13 अगस्त को 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलीज़ भी करेगी, सेमिनार्स भी करेगी, कॉन्फ्रेंसेस भी करेगी, और लोगों को एहसास दिलाएगी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की अहमियत क्या है, पाकिस्तान में सॉवरेनिटी की क्या अहमियत है, पाकिस्तान में आइन की क्या अहमियत है, और पाकिस्तान में किस तरह से एक जमहूरियत होनी चाहिए। और असद कैसर साहब ने ये भी कहा कि 27 अगस्त को लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करेगी जिसकी कि उसको इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। यहाँ ज़हन में रखना चाहिए कि 27 अगस्त की अगर इनको इजाज़त मिली है तो इसके साथ ही आज का जो दिन था इसमें जमात इस्लामी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के सेक्रेटेरिएट के बाहर अपने एक धरने का आगाज़ कर दिया है। तो थोड़ा सा पुरसरार इसलिए है कि चंद दिन पहले ही पिछले हफ्ते में उन्होंने अपना पिछला धरना ख़त्म किया था और कहा था कि हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है, माहिदा हो गया, एक टास्क फोर्स जो है वो बन चुकी है इंडिपेंडेंट पॉप प्रोड्यूसर्स के हवाले से। तो बहुत से लोग पाकिस्तानी मीडिया में जमात इस्लामी का जो धरना है इसे नत्थी कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के धरने की अगर कोई सियासी अहमियत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यहाँ रैली जलसा करनी है शायद इससे उसका कोई ताल्लुक जो है निकलता है। अब आ जाएं इस नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जिसका बड़ा खुल के पहली दफ़ा जिक्र तो पहले भी करते रहे महमूद खान अजगज़ई, लेकिन अब बड़ा खुल के उन्होंने एक तरह से डिमांड कर दिया है कि पाकिस्तान में 4 महीने की एक कौमी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तमाम जमातों को यानी PMLN, PPP, PTI, JUIF वगैरह इन सबको इस नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा होना चाहिए। उनका ये मुतालबा इस लिहाज से अहमियत रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे पॉलिटिकल कैरेक्टर है जनाब असद कैसर साहब तशरीफ़ रखते थे, और अपेरेंटली असद कैसर साहब ने इसके ऊपर कोई इसकी मुखालफत नहीं की। तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस नेशनल गवर्नमेंट का जो डिमांड है इसे सपोर्ट किया जा रहा है। अब बाकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर क्या पोजीशन है, इमरान खान की इसके ऊपर क्या पोजीशन है, क्या इमरान खान भी अब एक नए इलेक्शन मांग रहे हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जमात की कोई खुल के पोजीशन आई नहीं है नए इंतखाबात के हवाले से। और असद कैसर साहब के बारे में आप महफूज तरीके से ये कह सकते हैं कि उनके बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साथ गालिबन बेहतर रवाबत हैं, वो ज़्यादा सियासी भी हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। अभी जो नए इलेक्शन की बात की जा रही है इसमें बहुत से सवालात उठते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का मैं इतना से क्लियर कर दूं कि उन्होंने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरह का, उन्होंने एक एग्जांपल दी, उन्होंने ये नहीं कहा नेसेसरली कि शाहिद खाकान अब्बासी ही को इस नेशनल गवर्नमेंट को हेड करना चाहिए, लेकिन शाहिद खान अब्बासी चंद हफ्ते पहले अपनी एक नई सियासी जमात भी लॉन्च कर चुके हैं। उसके बारे में भी तरह तरह के स्पेकुलेशन पाई जाती हैं कि वो सियासी जमात का जो इनिशिएटिव है वो क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अपना ही है या सेनेटर उनके साथ मुस्तफ़ा उन्हीं का है, या इसमें या इस्माइल मिर्ज़ा इस्माइल साहब का, या इसके अंदर और भी कोई पीछे से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी इसमें शामिल है।
अब जब नए इलेक्शन की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस नए इलेक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, बिकॉज़ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी नए इलेक्शन की को सपोर्ट करती है, इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के को रिवाइव करना और उसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स बैठाना और उससे फॉर्म 45 का फ़ैसला करवाना, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उम्मीद खो चुकी है और आखिर इसकी क्या गारंटीज़ होंगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मेरा एक एनालिसिस है, मेरी एक इंटरप्रिटेशन है कि जिस तरह से ये डिमांड की जा रही है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई दरपर्दा ऐसी नेगोशिएशन हो रही है, जैसे कि महमूद खान रज़की साहब ने एक दिन पहले कहा था कि अगर कोई नेगोशिएशन हो रही है तो वो तो ज़ाहिर है मीडिया को उसका नहीं पता होगा। तो अगर कोई ऐसी बिलवास्ता किस्म की नेगोशिएशन या कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें दूसरी साइड से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम नए इंतखाबात करा देंगे, लेकिन हम 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को हम अब फिक्स जो है वो नहीं कर सकते। फिक्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर आप ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए, जिस तरह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने लगी थी इसको फिक्स, तो अगर आप ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए इसको फिक्स करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी धंधा किया और गंद किया वो भी एक्सपोज हो जाएगा। और 8 फरवरी 2024 की रात को पाकिस्तान के बहादुर अफसरान ने जो बंदूकें लेके घुस गए रिटर्निंग अफसर के दफ्तरों में, उनकी भी सारी कार्रवाई एक्सपोज हो जाएगी। तो अब लग ये रहा है कि 8 फरवरी 2024 में मुतालबा ये है दूसरी तरफ से कि ठीक है, हम आपके लिए रास्ता बनाते हैं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे मट्टी पाएँ और आगे चलते हैं। अब मेरा इसमें एनालिसिस ये है कि इसमें बड़ा ख़तरा है जब तक आपके पास एक क्लियर कट गारंटीज़ ना हो और एक फार्मूला ना हो, एक मैकेनिज़्म ना हो, इसकी क्या एश्योरेंस है कि नए इलेक्शन जो होंगे 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जब भी होंगे, उसका पहले से लैपटॉप के ऊपर पूरी एक मॉडलिंग हो जाएगी उसकी लोगैरिथमिक किस्म की कि हमने इस किस्म के नताइज शो करने हैं, और उसके फिर एक हवा बनाई जाएगी, सर्वे करवाए जाएंगे गैलप पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात से, उर्दू अखबारात में सर्वे भी होंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ इदारिये लिखे जाएंगे, कॉलम छपने लग जाएंगे कि अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ फ़लाँ वजूहात से इतने पॉपुलर नहीं रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में MQM की पॉपुलैरिटी में, PMLN में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐसे बहुत से इक़दाम उठाए पंजाब में कि उनकी पॉपुलैरिटी और कबूलियत जो है उसमें इजाफ़ा हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब के इक़दाम की वजह से IMF के साथ एग्रीमेंट्स के नतीजे में जो है शहबाज शरीफ और PMLN की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। कुछ मौलाना ने चूँकि बहुत सी तहरीक चलाई है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया है। कुछ जमात इस्लामी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और दोबारा से एक हंग किस्म का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अभी तकरीबन 80 के करीब सीटें दी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उसको 100 दे देंगे, 105 सीटें दे देंगे और दोबारा से एक कंट्रोल किस्म का एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स का किया जाएगा। मुझे कम अज़ कम यही समझ आता है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर नेशनल गवर्नमेंट और नए इलेक्शन के ऊपर एक एग्रीमेंट हो चुका है महमूद खान रज़की का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर एश्योरेंसेस क्या है कि ये एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट किस्म के इंतखाबात होंगे। मैं इसको समझने से कासिर हूँ। एक मैं कमेंट और कर दूँ, फिर मैं बांग्लादेश की तरफ चलता हूँ। अनलेस के एक बहुत ही पॉलिटिकल फार्मूला तय पा चुका है और कोई एश्योरेंसेस और गारंटीज़ ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चंद महीनों की जो बहुत ही एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने, बहुत से डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, इन सब से जो पॉलिटिकल गेन्स हुए हैं, इन्हें ये सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक जो जिस महमूद खान रज़की साहब वगैरह हैं, वो सोचते ठीक होंगे, उनकी अपनी पॉलिटिकल सेंस होगी, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है। मेरा ये फेयर है कि वो जो गेन्स किए हैं जुडिशरी के स्टैंड से, लोगों के स्टैंड से, आप कह लें सोशल मीडिया के स्टैंड से, उन्हें ये सियासी जमातें, अगर इनके पास कोई फार्मूला नहीं है और इनके पास कोई एश्योरेंसेस नहीं है और इनकी कोई प्रॉपर डील नहीं है, तो दे विल थ्रो अवे दोज गेन्स। ये मेरा ख़तरा है। अब मैं आता हूँ बांग्लादेश की सूरत हाल की तरफ से, जहाँ हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग, एक नहीं, दो नहीं, 10 किस्म के हिंदुस्तान के जो ज़राए अबलाग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। यानी जब सारे के सारे अखबारात की एक ही किस्म की स्टोरी पब्लिश करें, उसमें मोर और लेस मनोवन एक ही किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक सिंगल सोर्स है जो उनको ये स्टोरी दे रहा है। तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े ज़राए अबलाग, हिंदुस्तान टाइम हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दी हिंदू हो, NDTV हो, अब उन सब ने ये कहा है कि शेख हसीना की जो आखिरी तकरीर थी जो वो कर ना सकें, जब उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया, जब पता चला कि स्टूडेंट्स और मुजाहिरीन जो हैं वो उनकी रिहाइश गाह का रुख इख्तियार कर रहे हैं, तो वो जो
तकरीर करना चाहती थी मुजाहिरीन को एड्रेस करके, स्टूडेंट्स को एड्रेस करके, उस तकरीर का मतन जो है वो हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग को पता चला है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये जब भी आप देखें अमेरिका में कोई स्टोरी किसी को मिलती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स को मिलती है, वॉशिंगटन पोस्ट के पास नहीं होती। वॉशिंगटन पोस्ट के पास स्टोरी होती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं होती किसी और। यहाँ पर सारे के सारे अगर हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग को अचानक ही पिछले चंद घंटे के अंदर शेख हसीना की जो तकरीर आखिरी उन्होंने थी वो उनको मिल गई है, तो इसका मतलब है कि कोई सिंगल सोर्स है जो इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। और मुझे बहुत शक है कि ये सिंगल सोर्स जो है ये हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जो हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करके बांग्लादेश पे एक नया नैरेटिव शेप कर रही। अब आखिरी तकरीर के बारे में पता क्या चला है? पता ये चला है कि शेख हसीना की तकरीर में जो करने वाली थी, जो वो ना कर सकी, उसमें यह था कि मैं अपनी हुकूमत को बचा लेती अगर मैं अमेरिका के साथ मेरा एक मायदा और एग्रीमेंट हो जाता और अमेरिका मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में, जो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है, वो मुझसे मांग रहा था। मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड उनको नहीं दिया और खालिदा ज़िया और ये बाकी सारी जमातें जो हैं ये अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड देना चाहती हैं और मैंने सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती थी और मैं अपनी हुकूमत में नहीं बैठना चाहती थी। लाशों का एक बहुत बड़ा अंबार मेरे सामने था और अगर मैं चाहती तो हुकूमत में बैठी रहती, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि ये सब लोग जो हैं, इशारा उनका खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी वगैरह की तरफ है कि ये स्टूडेंट्स की लाशों के ऊपर खड़े होकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते थे। ज़हन में रखें कि सरकारी एदाद शुमार जो कन्फर्म्ड है इंटरनेशनल मीडिया के, उस हिसाब से भी कम से कम 450 स्टूडेंट्स और मुजाहिरीन जो है उनकी डेथ हो चुकी है और शायद हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो प्राइवेट सोर्सेज वो तो कहते हैं कि जो डेथ टोल है वो 450 से बहुत ज़्यादा है। लेकिन शेख हसीना भी ये कह रही हैं कि मैं लाशें अफोर्ड नहीं करती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया और बेसिकली अमेरिका मुझे जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था सेंट मार्टिन के हवाले से। अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड की क्या अहमियत है? 2003 से ये बहस हो रही है, 21 बरस गुजर चुके हैं। अगर अमेरिका ने जोर लगाकर सेंट मार्टिन आइलैंड लेना होता तो सेंट मार्टिन आइलैंड उसने बांग्लादेश से ले लेना था अगर वो, और अमेरिका ने कई दफ़ा 2003 से 2024 के दरमियान में अभी नहीं है कि मैथ्यू मिलर ने जून में भी, शेख हसीना ने 21 जून को भी ऐसी तकरीर की थी। 21 जून को भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब लोग जो हैं ये अमेरिका की साजिश है, ये सारे स्टूडेंट्स और ये सब लोग जो हैं ये खालिदा ज़िया सेंट मार्टिन आइलैंड देना चाहती है अमेरिका को। तो 27 जून को, मेरा ख्याल है ये 23 जून को, मैथ्यू मिलर ने बाकायदा क्वेश्चन आंसर्स में स्टेट डिपार्टमेंट से इसका जवाब दिया था और वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो प्रेस रिलीज़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्क्रीन पर दिखाऊँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को ना तो सेंट मार्टिन आइलैंड की कोई ज़रूरत है, ना हमने सेंट मार्टिन आइलैंड कभी मांगा है, ना हमारी कोई स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, ना हम वहाँ पर कोई बेस बनाना चाहते हैं, ना हम सेंट मार्टिन आइलैंड में इंटरेस्टेड है, ना हम चिटागोंग में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन 2003 में भी बांग्लादेश के एक थिंक टैंक ने, उस वक्त की जो अमेरिकन एम्बेसडर थी, मैरी उनका नाम था, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड में इंटरेस्टेड नहीं है। और अमेरिका ने जो कुछ बांग्लादेश के इलेक्शन पे कहा है, अब हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग ये कह रहे हैं कि चूँकि हिंदुस्तान के जनवरी 2024 के इंतखाबात को अमेरिका ने रद्द कर दिया था और कहा था कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, इससे पता चलता है कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ये टोटल बकवास और लघु है। बांग्लादेश के जो इंतखाबात हुए हैं 2014 के, वो भी जाली थे। 2019 के इंतखाबात में शेख हसीना ने अपने आप को बगैर इंतखाबात की इलेक्ट करवा लिया था अपनी हुकूमत को, जिसको कहते हैं कि अनकंटेस्टेड, और यही सूरत हाल उनकी 2024 के इंतखाबात में थी। और अमेरिका की जो क्रिटिसिज्म आई है बांग्लादेश के इंतखाबात में, उसको क्वालिटेटिवली किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा सख्त क्रिटिसिज्म आप नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म होनी चाहिए थी जिस किस्म के ये घटिया रिग्ड मैनेज इलेक्शन थे हिंदुस्तान की मदद से। तो मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग जो हैं वो अब एक नई चीज़, यानी एक तरफ से कि हिंदूज़ के ऊपर उसको बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है कि हिंदू बंगालियों पे अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बॉर्डर सेफ नहीं रहेंगे, जो कि शेख हसीना के बेटे ने कहा है, तीसरी तरफ से ये है कि औरतें महफूज नहीं रहेंगी बिकॉज जमात इस्लामी साथ है और इस्लामिस्ट आ जाएंगे। अब उसके अंदर अमेरिका सॉवरेनिटी और नेशनल प्रेस्टीज का एलिमेंट भी जो है वो ऐड कर दिया गया है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि मैंने कभी भी, कहा गया कि वो कहती हैं कि मैंने कभी स्टूडेंट्स को रज़ाकार का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। ताहम हकीकत यह है, ख़ुद हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा है कि उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये कहा था कि अगर 30% कोटा जो है 1971 के वेटरन्स को नहीं दिया जाएगा तो क्या रज़ाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रन को ये दिया जाएगा। 30% कोटा किसी को भी देना जो है सरकारी नौकरियों में एक ऐसे मुल्क में जहाँ गुज़िश्ता चंद अरसे से सख्त अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है और इकॉनमी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, वहाँ किसी भी कैटेगरी के लोगों को 30% कोटा देना जो है ना वो एक जुल्म था जिसके ऊपर ये सूरत हाल खड़ी हुई है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हाथ पाँव मार रही है बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाएगा और ये आपको अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बांग्लादेश की फ़ौज के ऊपर अमेरिका का कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बिकॉज अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए तो फिर बांग्लादेश की फ़ौज वही करेगी जो अमेरिका चाहेगा, बिकॉज अमेरिका की जो एबिलिटी है
किसी भी मुल्क के साथ प्ले करने की और उसको गुडीज़ ऑफर करने की वो हिंदुस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि टोटल कहानी जो है ये बनाई जा रही है। मीनवाइल ये हुआ है कि जो चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि बांग्लादेश के 5 जस्टिस प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है स्टूडेंट के मुतालबे में। इसी तरह से ढाका की यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। होना पाकिस्तान में भी यही चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें कि जिस तरह से इमरान खान को हुकूमत मिली थी लूली लंगड़ी, और जिस तरह से PMLN की पेनिट्रेशन थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर, पुलिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, बार्स के अंदर, तमाम जगहों पे, यानी जो बार काउंसिल्स होती हैं पाकिस्तान की, तो जो हुकूमत आएगी भी, जैसे इमरान खान की हुकूमत आएगी, वो क्या डिलीवर कर सकती है अगर आप इलेक्शन लेके आएँ। तो बांग्लादेश में बड़ा सही एक पैटर्न डेवलप कर रहा है, एंड आई विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश। अभी इतना ही, फिर बाकी बात होती है। थैंक यू।